वालेकुम स्टूडेंट, आज से जो है ना हम अपना एयर की जो है मिडल एयर की डिजीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले जो है ना मैंने आपको एक्सटर्नल एयर की इंपॉर्टेंट डिजीज़ बताई, जो मेरी ईएनटी लेक्चर की सीरीज़ है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ आपको करवा रही हूँ। तो जो है ना उसकी जो है ना वो आपने पहले देख लेनी है। ठीक है, हमने पहले जो है ना डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सटर्नल एयर कवर किए थे। अब जो है ना हम डिसऑर्डर्स कवर करने लगे हैं मिडल एयर के। ठीक है, मिडल एयर में जो है बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है मैं वो आपको पहले सबसे पहले कवर करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एससीक्यू है और अक्सर औकात पेपर में आता है। ठीक है, देन हम जो है क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद उफियन, जिसको हम ग्लू एयर भी कहते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, हम ये सारे जो है ना बारी बारी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम डिस्कस करने लगे हैं एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसको एएसओएम भी कहते हैं। अब इसकी जो है ना सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि हमने सिनेरियो किस तरह से पिक करना है। अब सिनेरियो में जो जो उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है आपको पहले वो पता हो। इसमें जो है ना बेटे पेशेंट को कान में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेशेंट जो है वो फीवर के साथ प्रेजेंट करता है और हमेशा चाइल्ड आएगा। ये जो है ना चाइल्ड में बहुत ज़्यादा, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बीमारी जो है ना किस एज ग्रुप में होती है। तो एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में बेटा हमेशा आएगा बच्चा, और उसको क्या होगा, बुखार होगा, उसको कान में दर्द होगा और फीवर होगा। जब हम उसमें जो है ना हमारे पास कॉमन कोल्ड की हिस्ट्री भी हो सकती है या राइनोरिया की। ठीक है, कॉमन कोल्ड या राइनोरिया इसकी भी हिस्ट्री हो सकती है उस बच्चे में। और दूसरा जो है ना जब हम उसकी ऑटोस्कोपी करेंगे तो ऑटोस्कोपी पे जो है ना हमें रेड एयर ड्रम नज़र आएगा। ठीक है, रेड एयर ड्रम, ये हमें ऑटोस्कोपी में उसकी फाइंडिंग नज़र आएंगी। और जो है ना उसमें जो डेफनेस की टाइप होगी वो कंडक्टिव डेफनेस होगी। जब भी आपसे वो पेशेंट सिनेरियो में जिक्र करे कि एक जो है ना 8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको पहले क्या हुआ, कॉमन कोल्ड का अटैक हुआ और उसके बाद जो है ना उसको पेन होना शुरू हो गया, उसको फीवर हुआ, उसको कान में दर्द है, तो इस तरह से। या अगर जब हमने उसकी ऑटोस्कोपी की तो हमें बल्जिंग रेड एयर ड्रम दिखाई दी, तो हमने क्या आंख बंद करके लगा देना है डायग्नोसिस में एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब ये जो है ना सबसे पहले जो है इसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में सबसे पहले आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सिनेरियो की फॉर्म में आता है। जब तक आप सिनेरियो नहीं पिक करेंगे, आप अपना अच्छा डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, तो देन आप मूव ही नहीं कर सकते कि आप कि हमने कौन सा फर्दर टॉपिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है क्रोनिक सपोरेटिव ये एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया में ये क्या होती है, इसमें जो है ना एक्यूट नाम से जाहिर हो रहा है, ये जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है बेटे मिडल एयर की, जिसकी वजह से क्या होती है, इन्फ्लेमेशन किस वजह से बनती है, पायोजेनिक जो है ऑर्गेनिजम्स। अब पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकते हैं बेटे, जो है बैक्टीरिया हैं वो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया ये इन्फेंट्स में और चाइल्ड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, इन्फेंट्स और चाइल्ड में। अच्छा, और इन्फेंट्स और चाइल्ड कौन से, जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स होता है ना उसमें ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ होती है। अच्छा, इसमें जो है ना अब हम क्या करेंगे, इसकी जो रूट्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। तो रूट्स ऑफ इन्फेक्शन में जो है ना वो कहता है कि जो है यूस्टेचियन ट्यूब जो है उससे भी जो है ये डिजीज़ जो है वो आ सकती है। ये इसका एक मोस्ट कॉमन रूट है कि यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, बच्चे जो है ना उनमें जो है ये यूस्टेचियन ट्यूब के रूट से भी कॉमन हो सकती है। और कहते हैं इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में जो है ना यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो शार्टर होती है और वाइडर होती है, आपने ये याद रखना है, और हॉरिजेंटल होती है। ये 3 बातें कि क्या इन्फेंट्स में जो है ना यूस्टेचियन ट्यूब नॉर्मली जो है वो शार्टर होती है, वाइडर होती है और हॉरिजेंटल होती है। जब हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उसमें जो है ना बच्चा जो है हॉरिजेंटली पोजीशन में लेटा हुआ होता है, तो उससे भी जो है ना वो कहते हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो मिडल एयर में इन्फेक्शन जो है वो हो सके। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल एयर से भी हो सकता है कि अगर हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी जो ट्रॉमेटिक परफोरेशन हुई है तो उससे भी जो डिजीज़ है वो मिडल एयर में प्रोग्रेस कर सकती है। अच्छा, और ब्लड बॉर्न भी हो सकती है, लेकिन ये अनकॉमन रूट है। ये हमने क्या पढ़ी, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हमने क्या कहा भैया, ये यूस्टेचियन ट्यूब इसका रूट होता है। उसके अलावा ब्लड बॉर्न हो सकता है भी, एक्सटर्नल एयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर तो परफोरेशन हो रही है तो उससे भी हो सकता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। अब पैथोलॉजी में जो है बेटा आपने सबसे पहले जो आपने माइंड में रखना है, इसकी स्टेजेस हैं पैथोलॉजी में। ठीक है, अब स्टेजेस कितनी हैं,
सबसे पहले तो आपको स्टेजेस के नेम आने चाहिए। इसकी जो स्टेजेस है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लियन, मैं बारी बारी इनको मतलब आपको इनकी सारी वो जो है करैक्टरिस्टिक्स भी बताती जाऊंगी साथ साथ, ठीक है। सबसे पहली जो स्टेज है उसको कहते हैं स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लियन। अब सेकंड जो स्टेज है उसको कहते हैं स्टेज ऑफ प्री सपुरेशन, ठीक है। प्री सपुरेशन स्टेज होती है, इसमें जो है देन थर्ड जो है हमारे पास स्टेज ऑफ सपोरेशन स्टेज होती है, इसमें जो है पस वगैरह पॉइंटिंग पस बनना शुरू हो जाती है। देन जो है ना हमारे पास स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन होती है, इसमें क्या होता है जो है रेजोल्यूशन हो रही होती है। उसके बाद जो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ये 5 स्टेजेस आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लियन, प्री सपोरेशन स्टेज, रेजोल्यूशन स्टेज और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन स्टेज। अब ट्यूबल अक्लियन में मैं बारी बारी आपको बताऊँ, ये जो स्टेज है ना बेटा ये माइल्ड होती है, इसमें जो है पेशेंट जो है इसमें उसमें जो है फीवर नहीं हो रहा होता। और अगर इसका मैं स्पेशल फीचर आपको बताऊं तो इसमें जो है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन हो रही होती है कुछ हद तक, सिर्फ इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें फीवर है और इसमें कोई पेन भी नहीं है पेशेंट को, और इसमें जो डेफनेस की टाइप है वो कंडक्टिव है। मोस्टली सब में जो है कंडक्टिव डेफनेस ही होगी, ये आपने माइंड में रखना है। तो ट्यूबल अक्लियन में क्या, सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन हो रही है और फीवर के साथ आ रहा है पेशेंट। अब जो नेक्स्ट स्टेज है प्री सपोरेशन, इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना अब पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को होगा, और पेन की जो नेचर होगी वो आपने याद रखनी है, थ्रोबिंग नेचर, मतलब धाड़े मारता हुआ इस तरह का पेन होगा। और हाई डिग्री जो है ना फीवर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को होना शुरू हो जाएगा। और आपने एक चीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपने याद रखनी है, इसमें जो है ना कार्ट व्हील अपीयरेंस होती है। ये आबाज़ MCQs में पूछ लेते हैं कि कार्ट व्हील अपीयरेंस होती है इसमें, ठीक है। ये इसका स्पेशल फीचर है। उसके अलावा जो है अगर हम स्टेज ऑफ सपोरेशन देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना पेन की नेचर फिर से चेंज होगी। हमने इसमें कहा कि प्री सपोरेशन में जो है थ्रोम्बिंग नेचर है, इसमें जो है ना एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, पेन की नेचर, ठीक है, चेंज हो गई। और इसमें जो फीवर है वो 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फीवर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना हमारे पास एक निप्पल लाइक जो है ना वो प्रोटीन बन जाती है, मतलब एक पॉइंटिंग सी निप्पल लाइक प्रोटीन बन जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और येलो स्पॉट हो इसको कहते हैं, ठीक है, येलो स्पॉट्स बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेज जो है वो रेजोल्यूशन की स्टेज है। अब रेजोल्यूशन में क्या होता है, पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अब जो है ना रेजोल्यूशन वाली साइड पे आ रहा है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है, और जो है ना जो पस वगैरह बनी हुई थी वो सारी जो है ना वो रिजॉल्व होना शुरू हो गई है। तो क्या हो गया, ये जो है ना स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन होना शुरू हो गया, और पेन जो है वो पेशेंट का कम हो गया स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन में, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो रप्चर हुई और वो जो पस है वो सारी वो जो है रिलीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन स्टेज है। अब कॉम्प्लिकेशंस अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले जो बेटा है आपने याद रखनी है वो जो है मेस्टाइडाइटिस हो सकता है, मेस्टाइड। उसके बाद जो है सब पेरी ऑस्टियल अब्सेस बन सकती है, कोई भी अब्सेस वगैरह बन सकती है सब पेरी ऑस्टियल। उसके बाद फेशियल नर्व या फेशियल पैरालिसिस होना शुरू हो सकता है, क्योंकि फेशियल नर्व हमने पढ़ा था कि मिडल ईयर से गुजरी होती है, ठीक है। उसके अलावा लेबरिंथाइटिस, ये लेबरिंथ के तक भी इन्फेक्शन चला जाए तो उससे ये सारी जो है ना हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं इस पेशेंट में जो क्रोनिक सपोरेटिव अटाइटिस मीडिया, ये एक्यूट सपोरेटिव अटाइटिस मीडिया वाला आता है, तो सबसे पहले जो है ना अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल थेरापी इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल में कौन सी एंटीबैक्टीरियल, हाँ, ये हमने बहुत ज़्यादा ये जो है इफेक्टिव है, इसमें कौन सी एम्पीसिलीन ग्रुप जो है और एमोक्सिसिलीन, ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, और ये हमने देनी है 10 डेज़ मिनिमम, ठीक है, ये एंटीबायोटिक। उसके बाद जो है ना अगर हम उस पेशेंट को राइनोरिया की हिस्ट्री थी तो हमने क्या करना है, डीकंजेस्टेंट नेज़ल ड्रॉप्स देने हैं, ताकि जो है उसका कॉमन कोल्ड या राइनोरिया जो है वो ट्रीट हो। उसके बाद हम ओरली भी दे सकते हैं। देन अगर पेशेंट को फीवर है और पेन है तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे ताकि जो है उसका पेन रिलीफ हो, या एंटीपायरेटिक्स देंगे। अगर जो है पस बहुत ज़्यादा हो गया तो हम एयर टॉयलेट करेंगे ताकि जो डिस्चार्ज है एयर में वो जो है वो रिमूव हो। उसके बाद लोकल हीट भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो ये सारी बातें आपने इसकी ट्रीटमेंट में रखनी है। अगर हम वैसे बात करें तो मिरिंगोटमी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये जो है मिरिंगोटमी का जो है इसमें क्या करते हैं हम
इंसियन देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, तो उससे जो है ना हम पस वगैरह को जो है इवैक्यूएट करते हैं, ड्रम पे इंसियन दे के इवैक्यूएट को कर लेते हैं पस को, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसीजर है और इससे भी जो है वो पेशेंट जो है वो ट्रीट हो सकता है। ठीक है, ये सारी जो है ना हमारे पास ट्रीटमेंट में आ गई। तो हमने क्या पढ़ा, एक्यूट सेपोरेटिव ओराइटिस मीडिया, हमने उसमें बात की कि हमेशा बच्चा आएगा और फीवर के साथ आएगा और इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी। उसके बाद हमने स्टेजेस पढ़ी, देन हमने उसका ट्रीटमेंट देखा। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओटाइटिस मीडिया विद इफियन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।